बेटा हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। अब हमने ना वेक्टर को डिफरेंट चीजों के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है और देखना उसके रिजल्ट क्या है। हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करके देखें किसी नंबर के साथ, फिर रिजल्टेंट क्या आता है। हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करें किसी भी स्केलर क्वांटिटी के साथ, देखेंगे रिजल्टेंट क्या आता है। फिर हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करें किसी भी वेक्टर के साथ और फिर देखेंगे रिजल्ट क्या होता है। अगर वेक्टर को किसी भी इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो याद रखें उसकी डायरेक्शन क्या रहती है, सेम, और मैग्नीट्यूड क्या रहती है, इवन वेक्टर की नेचर भी सेम रहती है, जो कि यहाँ पे मैंने बात नहीं लिखी। मिसाल देता हूँ, देखिए आपके पास फोर्स है, अगर कितनी 20 न्यूटन कितनी है, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसके साथ, 2 क्या है, एक नंबर है, ऐसा ही है। आपके पास फोर्स कितनी हो गई, 40 न्यूटन। अब देखो क्या उसकी नेचर चेंज हुई, पहले भी क्या थी फोर्स, अब भी क्या है फोर्स, सिर्फ उसकी क्या चेंज हो गई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम। अब अगली कंडीशन क्या है कि अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। हमने ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में भी बात पढ़ी, तो बजाय +2 के अगर क्या होता, माइनस करो, आपकी फोर्स लग रही थी अलोंग एक्स एक्सिस, किसके अलोंग लग रही थी, एक्स एक्सिस, और मैंने उसी एक्स एक्सिस पर लगने वाली फोर्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस, ये कितना आ गया, -20। नेचर तो सेम रही है, मैग्नीट्यूड चेंज हो गई है, साथ में क्या चेंज हो गई है, डायरेक्शन। जो पहले किस तरफ लग रही थी, एक्स एक्सिस, आपको किस तरफ लग रही है, माइनस एक्स। रिवर्स होने का मतलब कोई चीज इस तरफ थी, जब रिवर्स हुई तो उसके पीछे को हो गई। क्लियर है। अब ये तो सीन हो गया किसका, नंबर का। अगला सीन किसका है, अगर किसी वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करें तो याद रखिए रिजल्टेंट जो होगा वो भी क्या होगा, एक नया वेक्टर होगा। अब वो वेक्टर नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पर देखिए हमारे पास है एक्सेलरेशन, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, उसको किससे मल्टीप्लाई किया, मास के साथ। मास कौन सी क्वांटिटी है, m, a का रिजल्ट क्या होता है, फोर्स होता है। क्या होता है, फोर्स। तो हमारे पास क्वांटिटी क्या थी, वेक्टर, मल्टीप्लाई किसे किया, तो रिजल्टेंट भी वेक्टर है लेकिन वो वाला वेक्टर नहीं। अब हमारे पास वेक्टर क्या है, फोर्स। तो फिर जब किसी स्केलर क्वांटिटी से किसको मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्टेंट आता है वो भी क्या होता है, वेक्टर, लेकिन वेक्टर कौन सा होता है, न्यू। इज दैट क्लियर। अब तीसरा केस क्या है, अगर किसी वेक्टर को किसी मल्टीप्लाई कर दे तो रिजल्टेंट जो है वो स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर। अब ये 2 पॉइंट जिनमें आपका वेक्टर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, स्केलर और वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या है, हम आगे जाकर पढ़ेंगे इनको। बेटा अगर रिजल्टेंट स्केलर आए तो उस प्रोडक्ट को कहते हैं कौन सा, प्रोडक्ट। और अगर रिजल्टेंट क्या आ जाए, वेक्टर, इसको क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इनको आने वाले वक्त में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। अब हमारे पास अगली टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब ये वाला काम आपने पहले किया हुआ है, 9th क्लास को थोड़ा सा याद करें तो आपने उसमें पढ़ा हुआ है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। असल में फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ देना क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन कहलाता है। जब भी किसी जगह पर कोई वेक्टर अप्लाई होता है ना तो उसकी डायरेक्शन में सिर्फ उस वेक्टर की वैल्यू नहीं होती, उसकी कुछ वैल्यू किसके अलोंग होती है, एक्स एक्सिस के, कुछ वैल्यू किसके अलोंग होती है और कुछ वैल्यू किसके अलोंग होती है। अब ये उस वेक्टर की इन तीनों डायमेंशन में वैल्यू का होना क्या कहलाता है, वेक्टर कंपोनेंट। मिसाल के तौर पर देखो आपको एक बात बताता हूं, ये मेरे पास चेयर है, मैंने इस पर क्या अप्लाई की, फोर्स। इसमें क्या कवर किया, डिस्प्लेसमेंट, जो किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस। अब देखो मैं फोर्स यहां पे लगा और बॉडी किस तरफ मूव की है, एक्स एक्सिस। मेरी फोर्स तो अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है, मेरी फोर्स किसी एक एंगल पे है। अगर मैं इसको आपको बाय पॉइंटर समझाऊं, ये मेरे पास क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने क्या लगाई है, फोर्स। ऐसा ही है। अब फोर्स यहाँ पे लग रही है, बॉडी किस तरह मूव कर रही है, इस तरह, मतलब पूरी की पूरी फोर्स यहाँ पे इस्तेमाल नहीं है। अब अगर मैं इस फोर्स के कंपोनेंट देखूं तो एक फोर्स किसके अलोंग है, डिस्प्लेसमेंट के, उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और एक किसके अलोंग है, अब यहाँ पर फोर्स का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल हुआ है जो किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के। वाई एक्सिस वाला कोई भी कंपोनेंट यूज नहीं, उसका मतलब वेक्टर की कोई ना कोई इफेक्टिव वैल्यू है किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के भी और वाई एक्सिस, और उस इफेक्टिव वैल्यू को क्या कहते हैं, कंपोनेंट।
एक वेक्टर के होते हैं तीन कंपोनेंट, along x axis, along y axis और along z axis। हम पढ़ रहे हैं 2 डायमेंशन में, तो हम सिर्फ दो कंपोनेंट पढ़ेंगे, along x axis और along y axis। डन है, ये बात आ गई उसकी। और वो दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? जिनके दरमियान एंगल कितना हो? 90। इसलिए उनको क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगल का मतलब ही क्या होता है? 90। जिनके दरमियान एंगल कितना हो? 90। अब हमने जाहिर सी बात है इनको निकालना है, इनका फार्मूला निकालना है। तो फार्मूला निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? इधर वेक्टर। ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम वेक्टर क्या है? a। अब देखो इस वेक्टर को जब मैंने ड्रा किया किसके ऊपर? x एक्सिस के ऊपर, तो ये कौन सा कंपोनेंट बन गया? x कंपोनेंट। और इसको जब ये ड्रा किया मैंने किसके ऊपर? y के ऊपर, इसका कौन सा कंपोनेंट बन गया? y। तो आपके पास o से लेकर c तक कौन सा कंपोनेंट है? x। और o से लेकर यहां पे हम लिखते हैं d कहते हैं आप इसको, या बस कौन सा कंपोनेंट बन गया? y। अब OD को y कह ले या CD को y कह ले, दोनों का मतलब क्या है? सेम। अब मेरे पास x कंपोनेंट कैसे आएगा? अच्छा, अब डिटरमाइन कैसे करते हैं? डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या यूज करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तीन है, cos, sin और tan। cos और sin को इस्तेमाल करेंगे कंपोनेंट्स को निकालने के लिए, और tan को इस्तेमाल करेंगे डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि एक वेक्टर के पास कितनी चीजें हैं? दो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो हमने मैग्नीट्यूड भी निकालनी है और डायरेक्शन भी निकालनी है और कंपोनेंट्स भी निकालने हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पढ़ा हुआ है, उन्होंने फिसागोरस थ्योरम कहते हैं। डायरेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे? tan ऑफ थीटा। और कंपोनेंट्स निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? cos और sin ऑफ थीटा। x कंपोनेंट जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से निकलता है वो क्या है? cos ऑफ थीटा। cos ऑफ थीटा की रेशियो राइट ट्रायंगल की साइड से रेशियो के बराबर होती है। अब ये हमारे पास कौन सी ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल। cos ऑफ थीटा किसके बराबर होता है बेटा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। किसके बराबर होता है? बेस ओवर। पढ़ी ये बात पहले। sin होता है किसके बराबर? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। पढ़ा हुआ है ना? पढ़ा था? मैं फिर रिपीट कर देता हूं। cos का किसके बराबर होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। sin किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर। अब देखो क्या निकालना है? x कंपोनेंट क्या आ जाएगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या बनना है? सबसे पहले जनरल लिखते होते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। OC हाइपोटेन्यूज क्या है? OB। ये बन रही है ना ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल नजर आ रही है आप लोगों को? ये वाली बन रही है। ठीक है, एंगल कितना है? 90 का। तो आपके पास OB क्या है? हाइपोटेन्यूज। OC क्या है? बेस। और CB क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब हमारे पास बेस किसके बराबर है? OC डिवाइडेड बाय OB। OC किसके बराबर है? AX। OB किसके बराबर है? A। AX हमने निकालना है। कौन सा कंपोनेंट है ये? X। ये A उधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो AX किसके बराबर आ गया? ये फार्मूला को आपने अच्छे से रटा लगा लेना। तो x कंपोनेंट का फार्मूला क्या होता है? AX A cos ऑफ थीटा। याद है जब आपने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की थी तो Fx किसके बराबर था? F cos ऑफ थीटा। किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करें उसकी वैल्यू यही है। अब जिस तरह मोमेंटम है P है तो Px किसके बराबर आ जाएगा? P cos ऑफ थीटा। एक्सेलरेशन है तो Ax किसके बराबर आ जाएगा? A cos ऑफ थीटा। तो cos ऑफ थीटा के साथ उस वेक्टर की क्या लगा देनी है? मैग्नीट्यूड। अगर x cos था तो उसके साथ मैग्नीट्यूड आएगी तो कौन सा आ जाएगा? x। sin होगा उसके साथ मैग्नीट्यूड आएगा कौन सा? y। क्लियर है? देखो y क्या आ गया? y क्या बताया था कि आपने? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? CB। हाइपोटेन्यूज क्या है? OB। तो CB बाय OB। CB किसके बराबर है? AY के। और OB किसके बराबर है? A। AY निकालना है, इधर क्या हो गया? मल्टीप्लाई। AY किसके बराबर आ गया? A sin ऑफ थीटा। कंपोनेंट्स निकल आए, क्या रहेगी? मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड के लिए हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। है ना? हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है? OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। क्लियर है? अब OB किसके बराबर है? A के। OC किसके बराबर है? और CB किसके बराबर है? क्या ले लिया? स्क्वायर। वैल्यू पुट कर, दोनों तरफ क्या ले लिया? स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब क्या रह जाएगा? स्क्वायर। तो A किसके बराबर आ गया? AX का स्क्वायर प्लस AY। अब याद रखना किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड
किसके बराबर होती है? उसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर, उसके ऊपर क्या होता है? स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब हमारे पास क्या आ गई? डायरेक्शन। बताया था डायरेक्शन की हम क्या यूज करते हैं? tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? cb, बेस क्या है हमारे पास? 4c। cb किसके बराबर आ गया? ay के, और आपके पास बेस किसके बराबर आ गई? ax के। तो ay बाय ax डायरेक्शन की होता है थीटा। tan इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा? डिवाइड लिखते हैं इनवर्स। क्या लिखते हैं? इनवर्स। थीटा आ गया tan इनवर्स ay बाय ax।